मुझे एक बहुत बड़ी वजह बताइए कि आम आदमी पार्टी ने ही क्यों नरेश मीणा का साथ दिया? लोकतांत्रिक पार्टी तक हट गई पीछे। हनुमान बेनीवाल ने भी नरेश मीणा का साथ नहीं दिया है। देखिए, इसलिए दूसरी पार्टियां पीछे हट गई क्योंकि दूसरी पार्टियां कहीं न कहीं डरती है। आरएलपी डरती है। हनुमान बेनीवाल तो शेर हैं, बब्बर शेर बोलते हैं उन्हें। तो कहीं न कहीं ये भी जो है उस परपंचे में पड़ने से डरते हैं। क्या परपंच कैसा? परपंच जैसे ही आम आदमी पार्टी में अब क्या शामिल हो जाएंगे? अभी तो समर्थन मांगे। आम आदमी पार्टी में शामिल भी नरेश मीणा होंगे सबसे पहले तो इसके बाद। देखिए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता नरेश मीणा कहीं कांग्रेसी विचारधारा की है। कांग्रेस की विचारधारा इस तरह की तो नहीं है जिस तरह से नरेश मीणा वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हैं। आरएलपी वाले बेनीवाल जी तो इसका साथ क्यों नहीं दिए? देना चाहिए था। जो बब्बर, जो वीर, जो क्रांतिकारी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठा रहा है, अकेला बंदा वहां जो है पूरी सरकार और विपक्ष दोनों से झगड़ रहा है। सर, आपको नहीं लगता आम आदमी पार्टी जिन वजहों से दिल्ली में हारी, क्या उनमें से एक वजह शराब घोटाला नहीं थी? देखिए, शराब घोटाला इन्होंने, क्योंकि राजस्थान में अच्छे युवा नेता है नरेश मीणा, तो क्या प्रदेश अध्यक्ष का पद जो अभी आम आदमी पार्टी में राजस्थान में खाली है उस पर नरेश मीणा दिखाई दे सकते हैं? कि गुडा साहब जो है वो भी हमारे विचारधाराओं से कम से कहीं मेल खाते हैं। उनके भी वही विचार हैं जो क्रांतिकारी विचारधाराएं होती हैं। जो वो एसडीएम साहब जो है जबरदस्ती उनको उठा करके गरीब परिवारों को और गरीब लोगों को और जबरदस्ती वहां पे डरा धमका करके वोट डलवा रहे थे, जबकि वो बहिष्कार कर रहे थे और जबरदस्ती उनके वोट डलवा रहे थे। जब इस घटना की पता चला नरेश मीणा को, नरेश मीणा की रूह कांप गई कि यार इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, इतना बड़ा पद का दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं। उसने हमसे साथ मांगा है, सपोर्ट मांगा है। तो हमने भी आम आदमी पार्टी के हमारे नेशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी ने उसको सपोर्ट किया है कि हम इसका सपोर्ट करते हैं, आपके साथ हैं। तो हम उससे जो है उसके साथ में हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके साथ में कंधा से कंधा मिला करके उनको जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। अंतः उपचुनाव के महासंग्राम के बीच निर्दलीय नरेश मीणा को अब आम आदमी पार्टी का सपोर्ट मिल गया है। जहां पर कांग्रेस ने नरेश मीणा को टिकट देने से साफ इनकार कर दिया, उसी ओर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने नरेश मीणा का इस उपचुनाव में हाथ थाम लिया है। तो आम आदमी पार्टी के राजस्थान के जिलाध्यक्ष अमित दादी जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजस्थान में। नमस्कार जी सर, नरेश मीणा को आम आदमी पार्टी ने समर्थन दे दिया है, तो धरातल पे आम आदमी पार्टी किस स्ट्रेटेजी के साथ नरेश मीणा के साथ आगे बढ़ रही है? देखिए, जैसे ही जो केजरीवाल जी ने समर्थन दिया है तो राजस्थान की टीम, अलग अलग हमारी टीमें तैयार हो गई हैं। कुछ टीम जो है कल सुबह वहाँ पहुँच रही है, कुछ टीमें जो है परसों सुबह पहुँच रही है। और हम लोग एक तो सोशल मीडिया कैंपेनिंग का भी जो है पूरा जो है प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं कि उसको भी कैसे हैंडल किया जाए। इसके साथ में बूथ लेवल पे भी हमारी जो है कुछ टीमें काम करेंगी और हमने उसको सभी अपने टीमें जो निर्धारित करके उनको डायरेक्शन दे दिए हैं, गाइडलाइन दे दी है कि किस तरह से उनका साथ देना है। अच्छा सर, नरेश मीणा शामिल तो हो गए आम आदमी पार्टी में, लेकिन नरेश मीणा बार बार एक बात बहुत कि मैं तो कांग्रेस से जुड़ा हुआ, मेरी पीढ़ियाँ कांग्रेस से जुड़ी और मेरा खून ही कांग्रेस, पर शामिल आम आदमी पार्टी में होने की बातें कर रहे हैं। देखिए, ये एक क्या है कि मेंटेलिटी हर व्यक्ति में है, नरेश मीणा जी नहीं, हर एक व्यक्ति में ये एक मेंटेलिटी है कि मैं कांग्रेसी हूँ, मैं बीजेपी हूँ। जबकि एक्चुअली इसके पीछे रीज़न है कि वो अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं। उस वक्त कांग्रेस ही हुआ करती थी, जब उसमें कांग्रेस में अच्छे लीडर्स थे, कांग्रेस का एक ज़माना था, अच्छे नेताओं की पार्टी थी। तो जब आज़ाद हुआ हमारा भारत, तब हमारे पास में ऑप्शन एक कांग्रेस था। तो हमारे दादा परदादा, हमारे पिताजी, ये सब जो है कांग्रेस के साथ में उसको सपोर्ट करते रहे। तो एक बच्चा जब वहाँ पैदा होता है उस परिवार में, तो उसको वही उसके अंदर भी भर दिया जाता है, उसमें भी भर जाता है कि मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ, मैं बीजेपीएन हूँ, मैं भला हूँ। तो एक्चुअली आज मैं इनको भी गलत नहीं मानता कि इनके नेचर में, इनके ब्लड में कहीं वो चीज़ आती है कि मैं कांग्रेसी हूँ, खानदानी कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेस की विचारधारा का हूँ। लेकिन मुझे तो नहीं लगता नरेश मीणा कहीं कांग्रेसी विचारधारा की है। कांग्रेस की विचारधारा इस तरह की तो नहीं है जिस तरह से नरेश मीणा जी खुलकर आम जो है पीड़ितों का मुद्दा उठाते हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आज वो आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये कांग्रेसी विचारधारा कहाँ आ गई? कांग्रेस नहीं उठाती मुद्दा, भी कहना चाहते हैं? अरे साहब, आज तक कौन से भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा दिए इन्होंने?
जब बीजेपी आती है कांग्रेस को बचाने में लगती है, कांग्रेस आती है तो बीजेपी को बचाती है, बीजेपी आती है तो कांग्रेस को बचाती है, एक दूसरे को बचाते हैं। ये भ्रष्टाचार के मुद्दे तो इनको गायब ही हो जाते हैं। आज जहां झालावाड़ के उन गरीबों के साथ में अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, कौन सी पार्टी ने आवाज उठाई? वहां पे उन बच्चों के जो पेरेंट्स के लिए, उनके माता पिताओं की आवाज किसने उठाई कि उनको न्याय मिलना चाहिए? जहां इतनी बड़ी गंभीर घटना हुई है, सरकारी स्कूल से उन बच्चों की मौत हो गई है, उनको मुआवजा दिलाना था, उनको जो है कुछ न्याय मिलना था, न्याय दिलाना था, किस पार्टी ने उठा दिया ये विचार? नहीं उठाया, कांग्रेस ने उठाया, जबकि ये विपक्ष में है। कांग्रेस का सबसे पहला दायित्व बनता था कि अगर वो जो है उस विचारधारा के होते, नरेश मीणा की विचारधारा की अगर कांग्रेस होती या कांग्रेस की विचारधारा का नरेश मीणा होता तो नरेश मीणा आवाज नहीं उठाता। तो आज नहीं आवाज उठाई तो इसके विचारधारा किसकी है? डिफरेंट। आम आदमी पार्टी देश की विकास की राजनीति करती है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस जो है जाति और धर्मों में बांट के राजनीति करना चाहती है। आम आदमी पार्टी विकास की राजनीति करती है। शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट है देश के विकास के लिए, आम आदमी के विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरी है। और जब नरेश मीणा जी ने यह आवाज उठाई, शिक्षा के मंदिर जहां वहां धराशायी होकर, शिक्षा का मंदिर धराशायी होकर के जो वो बच्चे वहां पे मरे, उस आवाज को उठाया, तो हमारी जो है नैतिक दायित्व बनता है उसका सपोर्ट करना। आज जहां बीजेपी और कांग्रेस जितना भ्रष्टाचार की वहां पे आवाजें उठ रही है, जो भाया के खिलाफ इतने जो है पूरी जनता के आरोप हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनके खिलाफ वो अगर वो लड़ाई लड़ रहा है तो वो हमारा भी मुद्दा है। भ्रष्टाचारियों से लड़ने वाला व्यक्ति हमारा जो है एक मुद्दा बनता है, उनका साथ देना हमारा दायित्व बनता है। इसलिए हम आम आदमी पार्टी उसके साथ में सपोर्ट में खड़े हैं। और आम आदमी पार्टी से उस विचारधारा के व्यक्ति ने, जो कि आम आदमी पार्टी के विचारों से मैच करता है, एक जो है क्रांतिकारी वीर है, और उसने आवाज़ उठाई है उन गरीबों के लिए, आवाज़ उठाई है उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, आवाज़ उठाई है उस सरकार के खिलाफ। तो ऐसे व्यक्ति का साथ देना हमारा बनता है। उसने हमसे साथ मांगा है, सपोर्ट मांगा है, तो हमने भी आम आदमी पार्टी के हमारे नेशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी ने उसको सपोर्ट किया है कि हम इसका सपोर्ट करते हैं, आपके साथ हैं। तो हम उससे जो है उसके साथ में हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके साथ में कंधा से कंधा मिला करके उनको जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। 100% उनकी जीत निश्चित है। अच्छा सर, साथ तो नरेश मीणा कांग्रेस से भी मांगे थे, लेकिन कांग्रेस ने बोल दिया कि नरेश मीणा का चरित्र अच्छा नहीं है, बहुत गुस्सैल हैं, गुस्सा कर जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं। तो क्या ये पार्टी आपकी राष्ट्रीय पार्टी, आपकी ये बात आपकी राष्ट्रीय पार्टी ने नहीं सोची? आपकी पार्टी भी तो राष्ट्रीय है। देखिए, ये उनके विचारों से, कांग्रेस के विचारों से हमारी सोच अलग है, उनके विचार अलग है, हमारी विचार अलग है। क्या कोई भी किसी चीज़ का आवाज़ उठाना, कोई जो है आक्रोशित होना या गुस्सा होना कहना वाजिब है? ये थप्पड़ भी तो मारे हैं उनके ऊपर, केस भी है, जेल भी रहकर आए हैं। देखिए, वो थप्पड़ जो है उन्होंने जो मारी है, एक्चुअली आज किसी भी घटना को उठा के देखो कि कोई भी किसी को थप्पड़ मारता है, कि कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसके पीछे कोई कारण होता है। बिना कारण के तो कोई किसी को थप्पड़ भी नहीं मारता है। और बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, वो बड़े बड़े कांड किस वजह से होता है? किसी कोई रीजन होता है, थप्पड़ मारने का भी कोई रीजन होता है। उसके साथ में अत्याचार हो रहा था, अन्याय हो रहा था, पद का दुरुपयोग किया जा रहा था। अगर वहां उन्होंने जो है पूरे गांव वालों ने बहिष्कार कर दिया था चुनाव का बहिष्कार करने के बाद में सामने आई ये चीजें कि साहब वो एसडीएम साहब जो है ज़बरदस्ती उनको उठा करके गरीब परिवारों को और गरीब लोगों को और ज़बरदस्ती वहाँ पे डरा धमका करके वोट डलवा रहे थे, जबकि वो बहिष्कार कर रहे थे और ज़बरदस्ती उनके वोट डलवा रहे थे। जब इस घटना की पता चला नरेश मीणा की रूह कांप गई कि यार इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, इतना बड़ा पद का दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं। आज उस पर कोई एक्शन भी नहीं हुआ, एसडीएम की कोई इंक्वायरी तक नहीं बिठाई कि ये रीजन क्या था, ये थप्पड़ मारने का। कोई किसी को मजा आता है किसी के थप्पड़ मारने का? तो ठीक है, वो गलत है, कानून हाथ में लिया नरेश मीणा ने, ये हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन क्या कोई भी किसी के साथ में अत्याचार दुर्व्यवहार करेगा, पद का दुरुपयोग करेगा, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा? अरे उसका कहीं न कहीं जमीन अंदर से जागेगा, कहीं न कहीं हाथ उठ ही जाता है, इतना सा गुस्सा तो बनता है। एक विरोध करना, उस विरोध दर्ज करना कहीं न कहीं स्वाभाविक है, इंसान है। ठीक है, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन उसकी भी तो इंक्वायरी होना चाहिए था। एसडीएम का इंक्वायरी करवाया सरकार ने, नहीं करवाई। तो ये सरकार तानाशाही करती रहे और विपक्ष में जो है बैठी है आपकी जो है वो भी चुपचाप बैठी रहे, जो पार्टी कांग्रेस भी,
तो ये तो नाइंसाफी है देश के साथ में, देश के लोगों के साथ में, गरीबों के साथ में। आज इतनी सारी घटनाएं घट जाती हैं साहब, कोई वोट डालना चाहता है, नहीं डालना चाहता, उसकी मर्जी, उसको जबरदस्ती उठा उठा करके वोट डलवाओगे तुम। तो ये गलत किया था, वो भी गलत था, इसका थप्पड़ मारना भी गलत था, ठीक है, मानते हैं हम इस बात को। लेकिन एक छोटी सी गलती वो जो है किसी इंसान से आवेश में हो जाती है, जानबूझ करके कोई करता नहीं है। अच्छा सर, आप मुझे एक बहुत बड़ी वजह बताइए कि आम आदमी पार्टी ने ही क्यों नरेश मीणा का साथ दिया? लोकतांत्रिक पार्टी तक हट गई पीछे, हनुमान बेनीवाल ने भी नरेश मीणा का साथ नहीं दिया है। देखिए, इसलिए दूसरी पार्टियां पीछे हट गई क्योंकि दूसरी पार्टियां कहीं ना कहीं डरती है। आरएलपी डरती है, हनुमान बेनीवाल तो शेर हैं, बब्बर शेर बोलते हैं उन्हें। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है उस परपंचे में पड़ने से डरते हैं। अच्छा। क्या परपंच कैसा? परपंच इस तरह का कि ये जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है बंदा, वो तो बेनीवाल जी भी उठाते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है ये बंदा। अगर वो भी उठाते हैं तो फिर उनके विचार इनके साथ में क्यों नहीं मैच खाए? अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हैं, आरएलपी वाले, बेनीवाल जी, तो इसका साथ क्यों नहीं दिए? देना चाहिए था। जो बब्बर, जो वीर, जो क्रांतिकारी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठा रहा है, अकेला बंदा वहां जो है पूरी सरकार और विपक्ष दोनों से झगड़ रहा है। और एक ये छोटा मोटा कोई चुनाव नहीं है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा, अगला खुल के बोल रहा है, वो पूरे मीडिया के सामने बोल रहा है, पूरी जनता के सामने बोल रहा है। तो वो आदमी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, किसी के साथ में अन्याय हो रहा है उसकी आवाज उठाता है, वो व्यक्ति नरेश मीणा जिसने उन बच्चों के लिए अपनी जान को दांव पे लगा करके, गरीब बच्चों की जो मौत हो गई थी सरकारी स्कूलों में की बिल्डिंग गिरने से झालावाड़ में, उन बच्चों के माता पिता को न्याय दिलाने के लिए 15 दिन तक अनशन पे बैठकर अपनी जान को दांव पे लगा करके उनको न्याय दिलाने की मांग कर सकता है। तो ऐसा जुझारू व्यक्ति तो उनको भी लाइक होना चाहिए था, वो भी उसको सपोर्ट करना चाहिए था। नहीं, ये कोई बात नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी उसके साथ में कंधे से कंधा मिला करके चलेगी और उसको किसी भी हाल में जिताने का पूरा प्रयास करेगी। अच्छा, क्या आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी से नरेश मीणा जीत जाएंगे? क्योंकि निर्दलीय तो अभी तक 3 बार लड़े, तीनों बार हार गए हैं। अभी भी ऐसा बताया जा रहा है कि जैसा उनियारा में हुआ वैसे हो जाएगा। क्या आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी से जीत जाएंगे नरेश मीणा? देखिए, आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी के बारे में आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरा देश जानता है। जहां अगर आम आदमी पार्टी की पूरी टीम एक जगह फोकस्ड होकर के लग जाती है, प्रॉपर तरीके से उसकी स्ट्रेटजी बना करके अगर चुनाव को लड़ती है, तो 100% जीत होती है। आप उदाहरण देख लो दिल्ली का, उदाहरण देख लो आप पंजाब का। अभी तो दिल्ली में हार गए और राजस्थान में तो आम आदमी पार्टी कमजोर ही है। ये तो आपको भी पता, पूरा देश जानता है। दिल्ली में हारे नहीं, दिल्ली में हरवाया गया है। कैसे हरवाया? लाखों वोटर्स के नाम काटे गए, लाखों वोटर्स के नाम जोड़े गए, फर्जी वोटर्स के नाम जोड़े गए, एक एक घर में चार। वो अभी प्रूफ नहीं हुआ है ना सर, वो तो आप नहीं कह सकते, वो तो प्रूफ ही नहीं। ये प्रूफ भी हुआ है, एसआईआर चल रहा है। ना, उसका प्रूफ भी हो चुका है। एक घर में 4-4 हजार वोटर्स के नाम लिस्ट में आए हैं। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप सोचिए ना, जहाँ पर भी चुनाव होता है वहाँ पर हर पार्टी का बीएलओ बैठता है, पार्टी के लोग बैठते हैं, पैसा लेकर बैठते हैं, तो वो तो कैसे चुने? वो तो संभव नहीं है, वो प्रूफ भी नहीं। देखिए, ये देश को पूरी जनता जानती है और जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी जानने की जरूरत है, उनको भी इस चीज को महसूस करने की जरूरत है कि आज हमारे यहाँ पूरे देश में तानाशाही इस लेवल पे हो चुकी है और ये तानाशाही हमें ले डूबेगी, देश को बर्बाद कर देगी। इस तानाशाही के चलते ईडी, सीबीआई, पुलिस, एवरीथिंग, सारी मशीनरीज का मिसयूज किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का मिसयूज किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके आप वोट तो किसको डाल रहे हैं और वोट किसको जा रहा है। आपके जो है डेटा, आपके वोटर लिस्ट के नाम कहां से कहां, किधर उधर, जिसको काट करके आपको जो है वोटर लिस्ट, जहां कैलकुलेशन ये होती है कि आपने कुछ हजारों वोटर्स के नाम भी अगर आपने वहां से काट दिए, अरे लाखों वोटर्स के नाम काटे गए वहां से, दिल्ली से। जब लाखों वोटर्स के नाम वहां काटे गए, लाखों वोटर्स जो है आपने वहां पे जोड़े, तो ये तो, और फिर भी कितने 1.8% वोटों से आम आदमी पार्टी पीछे रही है। मात्र इतना मिसयूज करके, इतना दम लगाने के बावजूद जो है 1.8% वोटों से आम आदमी पार्टी पीछे रही है। तो ये कोई बड़ी हार नहीं है। नंबर 2, अगर हार की बात करते हैं तो बीजेपी की ले लो, कांग्रेस की ले लो। वहाँ कांग्रेस में पिछली 3 बार से कंटिन्यूस 0-0-0-0 पे टिकी पड़ी है। इससे जस्ट पहले इनकी 8 सीट थी बीजेपी की, 62 सीट थी आम आदमी पार्टी की। उससे पहले
67 सीट आम आदमी पार्टी की थी, 3 मात्र जो है बीजेपी की थी। हार उसको कहते हैं। आज हमारी 24 सीटें अभी भी है और अगली बार का परिणाम आप देख लेना। पूरी जनता त्राही त्राही कर रही है दिल्ली की। पूरे इतने सारे आप वीडियो आपके पास में भी आते हैं, सारे फुटेज आपके पास में आते हैं, आप क्लिप्स आती हैं, आप उनको देखना कि क्या त्राही त्राही मच रही है। हर लेवल पे भ्रष्टाचार, हर लेवल पे जो है वो उसका कर रहे हैं। आप सबसे बड़ा देश के साथ में धोखा, जनता के साथ में धोखा। कैसा धोखा? पॉल्यूशन को लेकर के अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा कि वो 2 ट्रक जो पॉल्यूशन कंट्रोल को एक वो डेटा जो दिखाता है, सिर्फ उसी के चारों तरफ 2 ट्रक कंटिन्यू 24 घंटे लगा दिए, उसको जो है घुमा घुमा के पानी के फुहारे लगा करके उसका पॉल्यूशन कंट्रोल डेटा को कंट्रोल करने के लिए जो पूरी जनता के साथ में धोखा कि उसको जो है डेटा आपको कम दिखा देंगे, पॉल्यूशन नहीं है, एकदम बढ़िया है दिल्ली, शानदार। सर, यमुना का मुद्दा बहुत ज़्यादा चुनाव में उठा था, क्योंकि हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो यमुना को काफ़ी हद तक वहाँ की सरकार साफ कर दी है और केजरीवाल जी की सरकार काफ़ी साल तक रही, पर वो उस वक्त उस दौरान नहीं हो पाया, पर अभी हो गया, तो उसे आप कैसे देखिए आज कौन सी यमुना साफ हो गई? यमुना का पानी अभी आपने वो वीडियो पहले के कंपैरिजन में अभी आप मैं बता देता हूं, पहले भी और आज भी यमुना का जो कंट्रोल था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल हाथ में इसलिए था क्योंकि यमुना जो आ रही है वो आ रही है आपके पंजाब हरियाणा होते हुए, ये यमुना नदी आ रही है, ठीक है। हरियाणा से जहां से नदी यमुना हमारे यहाँ आ रही है, बीजेपी की सरकार वहां पे थी और वहां से जो एक कैनाल जाती है आपके यूपी में, एक कैनाल जाती है दूसरी तरफ, उन कैनाल को जो है वो सारा पानी उधर यमुना में पानी कम कर दिया जाता था जब ये छठ पूजा होती थी। यहाँ पानी का कम प्रेशर कर दिया करते थे और उधर पानी का प्रेशर बढ़ा दिया करते थे और 3 ड्रेनेज जो है वो 3 नाले इस तरह के, और उसमें गंदे नाले जो पानी उसमें यमुना के अंदर छोड़ा जाता है हरियाणा से ही, वो गंदा पानी उसी में सीवरेज पानी का वगैरह सारा एवरीथिंग सब कुछ, तो वो सीवरेज का पानी वहाँ उसमें अगर छोड़ा जा रहा है नदी के अंदर, तो केजरीवाल जी उसमें क्या करते हैं पानी, जबकि यमुना का तो ओरिजिनल पानी तो बहुत कम आ रहा था। ये फैक्ट है, हकीकत है, एनालिसिस करना मेरे साथ में, चलो पूरा दिखा दूंगा एक एक डेटा। दूसरी चीज, आज अभी भी यमुना का पानी बुरी तरह गंदा है, काला है, बिल्कुल इन्फेक्टेड वाटर है और उसमें जबकि पानी का फ्लो बहुत सारा कर रखा है। और अभी छठ पूजा के टाइम में तो वो जो दिखाना जो चाह रहे थे साफ पानी, उसके लिए तो एक छोटी नदी, नकली नदी वहाँ पे बना दी, एक नदी टाइप का वहाँ पे बना दिया और उसमें गंगा का जो है पानी का पाइप ला करके उसमें छोड़ करके उसमें छठ पूजा के लिए के साथ और दिखा दिया जनता को कि ये देखो स्वच्छ पानी है, वो तो साफ साफ दिख रहा है। अच्छा सर, आपको नहीं लगता आम आदमी पार्टी जिन वजहों से दिल्ली में हारी, क्या उनमें से एक वजह शराब घोटाला नहीं थी? देखिए शराब घोटाला इन्होंने इस तरह का एजेंडा बना दिया। होता क्या है, कोई आदमी अच्छा काम कर रहा होता है लेकिन बातें बनाने वाले बहुत होते हैं। ये एजेंडा कैसे? केजरीवाल जी का घर भी था, वो दिखाया, उसके अंदर सोने की सीट लगी हुई थी, वो सारी उसको भी मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं आपने जो शराब घोटाले की बात करता हूँ, शराब घोटाला नहीं था, इन्होंने तथाकथित उसको जो एक शराब घोटाला नाम दे दिया। एक्चुअली वो एक स्कीम उन्होंने निकाली थी, इस तरह की योजना बनाई थी कि जहां ब्लैक में शराब बिक रही थी, ब्लैक में शराब बिक रही थी, यहाँ की इसकी गवर्नमेंट की शराब नहीं बिक रही थी, जबकि ज़्यादा ब्लैक में बिक रही थी क्योंकि पड़ोसी राज्यों से वहाँ पे ब्लैक में सरकार वो जो है तस्करी होती थी शराब की, और वहाँ पे ब्लैक वाली तस्करी वाली 2 नंबर की शराब, 2 नवंबर की शराब वहाँ पे बिक रही थी। सरकार का रेवेन्यू, हमारी वहाँ की दिल्ली की सरकार की शराब नहीं बिक रही थी। तो इन्होंने स्कीम निकाली कि इसको ज़्यादा बेचने के लिए स्कीम क्या किया जाए कि वो जो जितने में वो लोग बेच रहे हैं 2 नंबर की शराब को, उससे हमारी उसके बराबर या उससे नीचे हमारी रेट हो तो हमारी शराब ज़्यादा बिकेगी, तो रेवेन्यू सरकार को जनरेट होगा। सरकार को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सरकार ने जो है 1 पे 1 फ्री की स्कीम उन्होंने निकाली थी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, और रेवेन्यू जनरेट करना सरकार के लिए गलत बात नहीं है। उन्होंने इस चीज को वो शराब जैसी चीजों से करना, क्योंकि शराब पे तो ऑलरेडी टैक्स इतना हम ले ही ले रहे हैं ना, उस पे भी 1 पे 1 फ्री। तो वो स्कीम देखो, कोई भी आज आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है, सरकारों का काम है, रेवेन्यू तो इन चीजों से आता है। नहीं सर, प्रोडक्ट तो भेजना है, पर प्रोडक्ट में शराब जहर जैसी चीज थोड़ी भेज देंगे जनता को। जहरीली शराब वो तो दिखाया गया है, वो तो दिखाया गया है
कि साहब केजरीवाल जी ने शराब बेची। क्या आप कौन सा देश, कौन सा राज्य हमारा शराब नहीं बेच रहा? हमारा राजस्थान नहीं बेच रहा, यूपी नहीं बेच रहा, एमपी नहीं बेच रहा। एक पे एक फ्री तो कोई नहीं बेच रहा, वो भी सरकार की उससे। अरे तो आपके रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए उसके पास में कोई ऑप्शन ज़्यादा अच्छा नहीं था कि आप उसको जो 2 नंबर में बिक रही है, ब्लैक में बिक रही है, जो तस्करी से जो बिक रही है सरकार, वो शराब, उसको कंट्रोल करने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास में। जैसा उन्होंने प्लानिंग किया, जैसा उन्होंने थीम बनाया, तो उसके पास में ऑप्शन वही था कि उसको जो है हमारी सरकार जो है किस तरह का रेवेन्यू जनरेट किया जाए। वो शराब तो उतनी ही बिकेगी, शराब तो उतनी ही बिक रही है, कंज्यूम तो उतना ही था जो लोग पी रहे थे, और उसको जो है सिर्फ उसका जो है सेल उधर जो 2 नंबर में बिक रही है, उसके बजाय 1 नंबर में हमारी जो है शराब यहाँ पे बिके तो उसका रेवेन्यू जनरेट हो। तो हालांकि मैं इसके खिलाफ हूँ कि सरकार, हमारे पास में शराब तो सिस्टम ही किसी राज्य में नहीं होना चाहिए, सरकार तो बैन हो जानी चाहिए। ये सरकारों को सोचना चाहिए कि सारे पूरे देश से शराब को बिल्कुल बैन कर दिया जाए, कंट्रोल कर दिया जाए, तो क्राइम भी कम होगा और जो है कई लोगों को घर उजड़ने से भी बचेंगे। सर अब दिल्ली से थोड़ा सा राजस्थान पे वापस आ जाते हैं हम, बड़ा मजा आया आपसे बातचीत करते हैं। अभी एक मुद्दा लेकिन वो था घर बनाने वाला, जो शीश महल को जो नाम देते थे वो बीच में रह गया, उसका भी मैं जवाब देता हूं आपको। इतना प्रोपोगंडा किया इन बीजेपी और इन लोगों ने, शीश महल बना दिया। कौन सा शीश महल बना दिया साहब? कौन सा शीश महल बनाया उन्होंने? क्या खुद का घर बनाया है उन्होंने? तस्वीरें तो देखी थी ना सबने, कितनी घर बनाया है उन्होंने? अरे वो सरकारी संपत्ति जो सीएम हाउस है, मुख्यमंत्री आवास है, सरकारी घर है, वो उसको अगर रेनोवेट किया है, अच्छा बना दिया है, तो इसमें क्या बुराई है? तो सर रेनोवेशन में भी आप सोचिए, सोने के टॉयलेट सीट कैसे पॉसिबल है? फोटोज देखिए बकायदा उसकी, ये भी रेनोवेशन में। वो तो दिखाने में बहुत कुछ अलग से दिखा दिया जाता है। आज आपका ये जो बिल्डिंग बना हुआ है, जो भी घर बना हुआ है, जैसा भी बना हुआ है, अभी आप उसको फोटो में कैसा भी शानदार आपको बना करके कुछ भी दिखाने के लिए कुछ भी दिखा सकते हैं, और धरातल पे जाते हैं तो बिल्कुल नज़र अलग कुछ आता है। तो ऐसे ही आप कहीं जो है मकान वगैरह कुछ खरीदने के लिए, किराए के लिए कुछ देखते हैं ऑनलाइन भी, उनकी फोटोग्राफ्स में तो आपको बहुत कुछ अच्छा दिखेगा, लेकिन जाके धरातल पे देखेंगे तो बहुत कुछ चेंजेस होता है। और फिर ये तो पार्टी जो है इस तरह की जो राजनीति करने वाले, प्रोपेगेंडा करने वाले, उसको डिफेम करने के लिए कुछ भी कैसे भी तोड़ मरोड़ के पेश कर देंगे। कौन जानने वाला और कौन पहचानने वाला, कौन देखने वाला कि वास्तव में क्या है? आज आप सबके सामने जो आंकड़े भेज दिए, जो पहुंचा दिए, वो चीज़ें वो सब मान लेते हैं, पब्लिक तो भोली हमारी। सर अब थोड़ा सा राजस्थान पे जल्दी से आ जाते हैं। नरेश मीणा जैसे ही आम आदमी पार्टी में अब क्या शामिल हो जाएंगे? अभी तो समर्थन मांगे, आम आदमी पार्टी में शामिल भी नरेश मीणा होंगे? सबसे पहले तो इसका जवाब देखिए, ये नरेश मीणा जी के विवेक पे डिपेंड करता है कि वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट। आपके दरवाजे खुले हैं नरेश मीणा के लिए शामिल होने के? आम आदमी पार्टी के दरवाजे खुले हुए। इस तरह की विचारधारा के लोगों को आम आदमी पार्टी पसंद करती है, जब भी इनका समर्थन भी कर रही है, और इसके साथ में हम कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए भी तैयार हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है नरेश मीणा जी ज्वाइन करेंगे, और फिर उनके विवेक पे डिपेंड करता है कि वो आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करते हैं या जो है किसी और पार्टी में जाते हैं। क्योंकि राजस्थान में अच्छे युवा नेता है नरेश मीणा, तो क्या प्रदेश अध्यक्ष का पद जो अभी आम आदमी पार्टी में राजस्थान में खाली है, उस पर नरेश मीणा दिखाई दे सकते हैं? देखिए, इस पे मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा, कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये व्यक्तिगत राय क्या रखते हैं आप? वो तो पार्टी का फैसला होगा, व्यक्तिगत राय आप क्या रखते हैं? देखिए, व्यक्तिगत राय तो मेरी ये है कि जो लीड कर सके पूरी टीम को, पूरे प्रदेश को बेहतर तरीके से हैंडल कर सके, और एक जो है आवाज़, क्रांतिकारी आवाज़ उठा सके, देश की जनता को, हमारे प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने की आवाज़ उठा सके, ऐसे मुद्दों को उठा सके, ऐसे क्रांतिवीर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष होने चाहिए। अच्छा, नरेश मीणा के साथ जो पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा हमेशा नजर आते हैं, क्या वो भी अपने दोस्त के साथ ही आम आदमी पार्टी में नजर आएंगे? देखिए, हम तो उनका मोस्ट वेलकम करते हैं। अगर वो हमारी आम आदमी पार्टी को अगर ज्वाइन करते हैं, तो मेरी व्यक्तिगत, मैं पार्टी की तरफ से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अपने जो है व्यक्तिगत तौर पे कह सकता हूँ कि गुड़ा साहब जो है वो भी हमारे विचारधाराओं से कम से कहीं मेल खाते हैं। उनके भी वही विचार हैं जो क्रांतिकारी विचारधाराएं होती हैं, जो कई लोगों को जो है न्याय दिलाने की आवाज़ पे उन्होंने भी नरेश मीणा का भी साथ दिया, और कंटिन्यूस उन्होंने साथ दिया। 2 बार मंत्री रहने के बावजूद वो एक इतने सिंपल व्यक्ति हैं जो उनको कहीं घमंड नहीं है, किसी चीज़ का घमंड नहीं दिखता है, और वो भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ जो है उनके भी जो है विचार कहीं मेच नहीं खाते हैं, वो भी उनके खिलाफ जो है लड़ाई लड़ते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि वो भी हमारी आम आदमी पार्टी में मोस्ट वेलकम, वो आए तो बहुत अच्छा है, हमें तो अच्छा लगेगा।
अच्छा सर, राजस्थान में आम आदमी पार्टी को और मजबूत करने के लिए आगे क्या देखने को मिलने वाला है, क्योंकि राजस्थान में तो बहुत यूँ कह लीजिए बैक फुट पे है आम आदमी पार्टी। देखिए राजस्थान में आम आदमी पार्टी का अभी ठीक है, आपने कहा कि हमारी बहुत स्ट्रेंथ कम है, हमारे पास में बहुत कम लोग हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास में जितने भी लोग हैं वो बड़े ही डेडिकेटेड पर्सन हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ में काम करने वाले, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने वाले और गरीबों को, असहाय व्यक्तियों को न्याय दिलाने वाले विचारधारा के लोग हमारी आम आदमी पार्टी के साथ में हैं। और जितने भी लोग हैं वो उन बाकी पार्टियों में जितने लोग हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वो खुद इंडिविजुअल वो हर व्यक्ति रखता है हमारी आम आदमी पार्टी में, जो कि हम आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया हुआ है। बहुत शुक्रिया सर आपकी पूरी राय के लिए। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या आम आदमी पार्टी के सहयोग से नरेश मीणा इस चुनाव में फतेह कर जाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे जुड़े राजस्थान वन के साथ।